नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे विपक्ष की बधाई, भाजपा को नहीं भाई। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सियासी टीम को 2027 के चुनावी लक्ष्य के हिसाब से नया आकार दे दिया है। लंबे इंतजार के बाद हुए इस विस्तार में 5 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन इस बार का विस्तार कई मायनों में खास रहा। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि धामी सरकार में अब बड़ी संख्या उन नेताओं की हो गई है जिनकी राजनीतिक जोड़ें कभी कांग्रेस या अन्य दलों में रही हैं। इससे प्रदेश की राजनीति में एक नया पैटर्न शुरू हो गया है। पूरे मंत्रिमंडल की तस्वीर देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाती है। धामी कैबिनेट के 12 मंत्रियों में से 7 मंत्री ऐसे हैं जिनका अतीत कांग्रेस से जुड़ा रहा है। इनमें प्रदीप बत्रा, भरत चौधरी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज और राम सिंह केड़ा जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से कई नेता तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहकर चुनाव भी लड़ा और जीते भी। हालांकि बाद में उनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसका फल उन्हें मिलता भी दिखा है। वहीं दूसरी ओर अगर भाजपा पृष्ठभूमि वाले नेताओं की बात करें तो उनकी संख्या कम नजर आती है। इनमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, गणेश जोशी, धन सिंह रावत और खजान दास जैसे नेता शामिल हैं, जिनकी पहचान लंबे समय से भाजपा संगठन और विचारधारा से जुड़ी रही है। ऐसे में यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या भाजपा अब विनिंग फैक्टर को प्राथमिकता दे रही है, भले ही नेता की मूल विचारधारा या राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए नेताओं का ख्याल रखा गया है। कांग्रेस ने कटाक्ष किया कि वो मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं का बखूबी ख्याल रखा है। बीजेपी के मंत्रिमंडल में पहले से ही कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेताओं का बहुमत रहा है और वर्तमान में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में भी इस बात का मुख्यमंत्री धामी ने पूरा ख्याल रखा है, क्योंकि सत्ता और विभाग चलाने का टैलेंट कांग्रेसी विचारधारा रखने वालों में ही है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। आखिरकार लंबे इंतजार और तमाम कयासों के बाद धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। ऐसे में धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि धामी सरकार को बीते 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, अब जाकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। ऐसे में नए मंत्रियों को बधाई, तो वहीं उनके द्वारा धामी सरकार पर कटाक्ष भी किया गया। प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस से गए लोगों को ही सरकार चलाना आता है। इसका मतलब यही है कि भाजपा के पास लोग ऐसे नहीं हैं जो सरकार चला सके। वहीं भाजपा भी विपक्ष के सवाल पर दबे मुंह से टिप्पणी करती नजर आ रही है कि जो कांग्रेस से गए हुए लोग थे उनको ही सरकार चलाना आता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाजपा में ऐसे लोग नहीं हैं जो सरकार को संचालित कर सके या चला सके। इसलिए भाई हमारे यहाँ से गए, लेकिन वहाँ भी उन्होंने अपना झंडा जो है गाड़ने का काम किया है। मैं सबको बधाई देता हूँ, लेकिन अब वो बीजेपी के अंग है तो उन्हें जो बीजेपी का एजेंडा है उस पर काम करना पड़ता है। भूमि के लोग रहे होंगे, है नहीं रहे होंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मानना चाहिए। ये सोच गलत है कि हमें कहीं साहब वो पहले कांग्रेस में थे, रहे होंगे। अरे कांग्रेस में स्थितियाँ ठीक नहीं थी तभी तो वो भाजपा में आए हैं, और भाजपा में आके आज उन्होंने भाजपा को आत्मसात किया है, भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे एजेंडे पर काम कर रहे हैं। धामी के नए मंत्रिमंडल विस्तार पर अब नई बहस शुरू हो गई, जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता दल भाजपा में लंबे समय से काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता और दिग्गज नेताओं पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। गणेश कोदियाल ने कटाक्ष किया कि वो मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं
कि उन्होंने कांग्रेस पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं का बखूबी ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्रिमंडल में पहले से ही कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेताओं का बहुमत रहा है। वर्तमान में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में भी इस बात का मुख्यमंत्री धामी ने पूरा ख्याल रखा है। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद अदा करना चाहिए। धामी का स्पष्ट मानना है कि दूसरे दलों से आए नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए पूरा जीवन खपा दिया, उनके लिए संदेश है कि फिलहाल वो जिस काम को करते आ रहे हैं उस काम को बदस्तूर जारी रखें। वहीं भाजपा ने भी विपक्ष के सवालों पर अपना स्पष्ट जवाब देते हुए अपने कार्यकर्ताओं को परिवार का हिस्सा बताते हुए सभी का ख्याल रखने की बात की है। ये बधाई देना, कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब वो उनको ये रहता है कि अब सरकार में हम थे तो हमारे भ्रष्टाचार नहीं खुलेंगे, उनके भ्रष्टाचार होंगे तो वो नहीं खोलेंगे। तो प्रदेश की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। मंत्री पर जो विस्तार हमारे धामी जी ने किया है वो हमने पहले ही कहा है कि ये 4 साल तक धामी जी ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया, विभागों को सही ढंग से संचालित नहीं हुए, विभागों की समस्या जस की तस रही, जनता की जस की तस रही। तो मंत्रिमंडल विस्तार से जनता को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, अतिरिक्त बोझ और धामी जी ने डाल दिया। ये उत्तराखंड कांग्रेस दल का कहना है। इससे कोई लाभ यदि एक पैसे का हो राज्य की जनता को तो भाजपा वो बताए। भाजपा झूठा प्रचार करती है और भाजपा ने प्रोपोगंडा कर इस राज्य की लोगों को भ्रमित किया हुआ है। चाहे बेरोजगारी हो, बेरोजगारी चरम पर है, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, शिक्षा की स्थिति खराब है। बहरहाल इस मंत्रिमंडल का जो बना है, मैं धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों का बहुत बखूबी ख्याल रखा है। पहले से ही मंत्रिमंडल में कांग्रेस पृष्ठभूमि की का उनका बहुमत है और वर्तमान में भी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। वर्तमान के 5 मंत्रीगणों में जिन्होंने आज शपथ ली, उनमें से 3 कांग्रेसी पृष्ठभूमि के मंत्री हैं और इसके लिए निश्चित रूप में पूरे प्रदेश की ओर से और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से धामी जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी दिया जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के किस नेता ने क्या कहा ये तो मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन कांग्रेस को अगर चिंता ही है तो उनको खुश होना चाहिए कि उनके जो कार्यकर्ता पहले रहे उनको मंत्रिपरिषद में भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना दिया। लेकिन कांग्रेस की चिंता वो नहीं है। वो कांग्रेस से खिन्न होकर के, कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के नाते से रचे हैं, बसे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी योग्यता क्षमता के आधार पर उनको सम्मान देने का काम किया है। तो वो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए कांग्रेस की स्थिति होगी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब कांग्रेस खुद अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। राजनीतिक जानकार की माने तो ये मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है। भाजपा ने साफ संकेत दिया है कि वो चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले चेहरों को तरजीह दे रही है, चाहे वो किसी भी दल से आए हों। ऐसे में कांग्रेस से आए नेताओं की बढ़ती हिस्सेदारी ये बताती है कि प्रदेश की राजनीति में दल बदल अब सिर्फ अपवाद नहीं बल्कि एक स्थापित ट्रेंड बन चुका है, जो आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में और बढ़ता ही नजर आएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और चर्चा ऐसे मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत। मामले में अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की स्वीकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। नाबालिग यौन शोषण मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद को मिली राहत। चार्जशीट सबमिट होने तक जमानत याचिका मंजूर। प्रयागराज से खबर, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मिली बड़ी राहत। मामले में अग्रिम जमानत याचिका हुई स्वीकार।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को स्वीकार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की स्वीकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार की। नाबालिग यौन शोषण मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद को मिली राहत। जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है। चार्जशीट सबमिट होने तक जमानत याचिका मंजूर की गई है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मिली बड़ी राहत। मामले में अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की गई। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं, जहां मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, लेकिन उसमें जो गैर भाजपाई लोग हैं उनको भी जगह दी गई है। इसको लेकर विपक्ष जो है वो बधाई देता हुआ सरकार को नजर आ रहा है और कई सवाल भी खड़े कर रहा है। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल कैलाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रतन मणि डोभाल जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत जपेंद्र जी के साथ करना चाहूंगी मैं। जपेंद्र जी, जहां एक और विपक्ष आपको बधाई दे रहा है कि कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए हुए लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को भा रहे हैं और आपने उनको जगह दी है, तो कहीं ना कहीं उसका आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी में लोगों की कमी है, जिसकी वजह से क्या जो कार्यकर्ता हैं, जो अन्य लोग हैं, उनमें ये असंतोष पैदा नहीं होगा कि एक लंबे समय से वो भी काम कर रहे हैं, पार्टी में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और उसके बाद जो कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं उनको पद दे दिए जाते हैं। कांग्रेस के देखिए कितने बचकाने बयान आ रहे हैं, और कांग्रेस के सभी जो बड़े नेता हैं, जो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ सांसद रह चुके हैं, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करते हैं जी जब हमारी सरकार आएगी, तो कितनी बचकानी बातें कर रहे हैं। तो क्या जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के बाद कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, या पूर्व में उन्होंने भारतीय संविधान के अनुसार चुनाव लड़े हैं, चाहे किसी भी दल से लड़े हैं तो वो सब भारतीय ही, और भारतीय होने के बाद उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि जिस विचारधारा से वो जुड़े हुए थे, अगर उन्हें लगता है कि उस विचारधारा से राष्ट्र का नुकसान हो रहा था, या उन्हें लगता था कि इस विचारधारा से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक रूप में वो दल वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है जो देश के लिए वास्तव में चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर उन्होंने सदस्यता ले ली, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो हैं तो वो सब भारतीय, कोई विदेश से तो आए नहीं है। और अगर और वो विदेश की बात भी नहीं करते हैं, वो ना उन विदेशी ताकतों का समर्थन करते हैं जिनका समर्थन कांग्रेस का जो है आला कमान करता है, उन विपक्षी ताकतों का समर्थन जो देश को कमजोर करने का काम कर रही थी, सनातन को कमजोर करने का काम कर रही थी, भारतीय परिदृश्य को वैश्विक तौर पर नेगेटिव प्रस्तुत करने का काम कर रही थी, उन्होंने उसका भी विरोध किया। तो डेफिनेटली वो उनके दिल का दर्द था, वो उनके दिल के भाव थे कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम करना राजनीतिक, सामाजिक तौर पे सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। अब जो अच्छे लोग थे, जिन्हें अपने देश से प्यार है, अपने भारतीय होने पर गर्व है, अपने भारत के मान सम्मान की चिंता है, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी और मुख्य सेवक माननीय मोदी जी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और धामी जी जैसे युवा मुख्यमंत्री की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन सब लोगों ने, और अभी तो लाखों लोग, लाखों कार्यकर्ता समर्थन कर रहे हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने बड़े स्तर से कार्यकर्ता जुड़ रहा है, तो वो ये भारतीयता का एक प्रस्तुतिकरण है कि किस तरह से अगर कोई राजनीतिक दल सनातन और राष्ट्र की अस्मिता के लिए कार्य करता है, तो उसको कितना बड़ा समर्थन भारत में मिल रहा है। और शायद ये आजादी के आंदोलन के बाद पहली बार हो रहा है भारतीय राजनीति में, क्योंकि कांग्रेस तो ह्यूम ने बनाई थी, एक अंग्रेज इसके पहले अध्यक्ष रहे, बाद में बना के वो कुछ भारतीयों को सौंप दी गई।
जो भारतीय अपने आप को भारतीय कांग्रेसी कहते हैं, तो कांग्रेस तो खुद भारतीय नहीं है। कांग्रेस का निर्माण तो खुद भारतीयों ने नहीं करा था, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने करा था। तो इसलिए इन चीजों को समझते हुए जब ये सत्य सबके सामने आ रहा है तो उन्हें लगता है कि जिस कांग्रेस का निर्माण ही किसी भारतीय ने नहीं करा, जिस कांग्रेस का निर्माण ही अंग्रेजों ने करा, और कुछ लोगों को सत्ता में लाकर और जिस तरह का खेल खेला गया और जिस तरह से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को इन्होंने बदनाम करने का काम किया, तो जो लोग अच्छी सोच के थे आज आ गए और आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं विश्व के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। और देश के अधिकतर राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है? राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र प्रथम। बता दीजिए भारत के अंदर कितने राष्ट्रीय ठीक दल है ऐसे हैं जपेन जी, या मैं वापस आऊंगी, प्रादेशिक दल ऐसे हैं जो राष्ट्र की बात उसके करते बाद इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। आशीष सैनी जी का रुख कर लेते हैं। एक और आप लोग लगातार इसको लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, सरकास्टिक एक तरीके से धन्यवाद अदा कर रहे हैं, सरकास्टिकली धन्यवाद अदा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये आपकी हार नहीं है? आपके तैयार किए हुए नेता आज बीजेपी में हैं, आपने उनको सहेज कर नहीं रखा या आपने उनकी काबिलियत नहीं पहचानी जो भारतीय जनता पार्टी ने पहचानी, और वो आज इतने काबिल हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल रही, तो इसे आप अपनी हार नहीं समझ रहे? देखिए, हमारी एक ही लाइन में हार भी है और एक ही लाइन में जीत भी है। हमारी हार इस बात को लेकर है कि कुछ लोग जो हमारी पार्टी के नेता हुआ करते थे, हमारे पार्टी के निर्वाचित पदों पर थे, वो छोड़कर बीजेपी में चले गए, जो उनकी विचारधारा के ठीक विपरीत है। लेकिन हमारी आशीष जी माफी से बीच में टोक रहे हैं, हम टोकते नहीं है, लेकिन जरूर यही फर्क है, क्योंकि आपकी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का दल है, राष्ट्र को समर्पित राजनीतिक दल है। आपकी कांग्रेस पार्टी कुछ परिवारों के शिकंजे में है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के पास है। हाँ, मैं यहीं पर आ रहा था। अच्छा हुआ आपने अपना वक्तव्य दिया बीच में, तो मुझे अपनी बात समझाने में सरलता हो गई। यानी कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेजों ने बनाई, डेमोक्रेसी के लिए बनाई और डेमोक्रेसी के लिए काम करती रही। आपकी पार्टी की विचारधारा, क्योंकि आपको तो अभी शायद इस बात का समझ शायद होगी जरूर, लेकिन आप नहीं मान रहे होंगे। आपने कहा परिवारवाद, यानी परिवारवाद क्या है? 167 सांसद आपकी पार्टी में परिवारवादी हैं, 125 सांसद कांग्रेस की विचारधारा के हैं। तो आपके पास अपनी विचारधारा से पैदा किए हुए नेता क्यों नहीं है? उसका एक कारण है कि आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो मूल रूप से काम कर रही है, अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रही है। चाहे किसी भी राज्य में चले जाए, केवल एक लूट का मॉडल बना हुआ है। आप जनहित का कोई काम, बीजेपी की 13 राज्यों में सरकार है, 5 राज्यों में गठबंधन में सरकार है, एक में भी मैं कई बार सोचता हूँ कि यार किसी एक में तो होगी, लेकिन एक में भी ऐसा नहीं है कि जहां वो अपना काम बता सके कि हमने काम देश हित में किया है। हमारे पास हमारे तमाम प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए बड़े बड़े काम है। हम गर्व से अपने सीने को हाथ लगाकर कहते हैं कि ये काम हमारी पार्टी की विचारधारा के नेताओं ने और उनके मुख्यमंत्रियों ने किया है। इनके पास क्या काम है? अभी राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो ये बोलने लायक है ही नहीं, लेकिन मैं प्रदेश स्तर पर बात करता हूँ। प्रदेश स्तर पर जब इन्हें मंत्री बनाने के लिए 5 व्यक्तियों का चयन करना था, तो सबसे अधिक भ्रष्ट लोग ढूंढे गए कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिन्हें भ्रष्टाचार में पारंगता हासिल है। क्योंकि भ्रष्टाचार में पारंगता थी, यही सवाल का मैं उत्तर दूंगा, इसीलिए वो हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं भी खप नहीं पाए। और आप भ्रष्टाचार में उनकी पारंगता थी, इसी कारण से आपने उन्हें मंत्री बनाया, वरना आपके पास भी कोई कारण नहीं है। आप भले ही प्रवक्ता हैं कि इनको क्यों बनाया गया है। मैं अभी बैठे बैठे तमाम जितने 5 लोगों के कारनामे गिना दूंगा तो मुझे लगता है कि आप इस्तीफा देके चले जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अति उत्साह में और ये जो बड़बोलेपन की आप बातें करते हैं, ये मत किया कीजिए। आप ना तो आप विदेश नीति के मामले में सही है, ना ही राज्य नीति के मामले में। मैं राज्य पर ही बात करना चाहूंगा, 2 बात में जरा लंबी रखूंगा नहीं। आपने नकल और जो महिला सुरक्षा में सीबीआई जांच, 2 सीबीआई जांच कही, उनका आज तक पता नहीं है। आप जो हमारा मूल उद्योग है पर्यटन और दूसरा कृषि है, दोनों की तबाही की कहानी बीजेपी के कार्यालय से लिखी गई। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और उत्तराखंड के डेवलपमेंट को लेकर आपके पास ना तो विजन कोई रहा है। जपेन जी रुकिएगा, यू नो द पैटर्न। मैं सबके पास आऊंगी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, रुक जाइए।
जी, तो ये सारी चीजें अगर नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि हमने मंत्रिमंडल को बनाने की मांग क्यों करी कि आप बढ़ाओ ताकि काम करने में आसानी हो। इसलिए नहीं कही थी कि मलाई चाटने में आसानी हो। आपने जो जो अपनी सरकार के कसीदे पढ़ने का काम किया, वही कसीदे पिछले 14 महीनों से लगातार पढ़े जा रहे हैं। हमें याद हो गए हैं अच्छी तरह से, एक एक लाइन एक शब्द याद हो गया कि आप ये बोलेंगे, और उसका कोई परिणाम नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं आशीष कि जी, आपने देखिए ना आपने तो कोई इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन अभी तक आपने मुझे ये नहीं बताया कि कांग्रेस के लिए हार तो है ही ना। आपके जो बनाए हुए नहीं नेता नहीं हैं या मैं आपसे जुड़े देखिए जो देखिए क्या लोग होता रहे, है जब आप आज वो हाँ वहां पर चले गए। मैंने अभी किसी का वक्तव्य सुना जिन्होंने कहा कि भाई सरकार चलाना कांग्रेसियों को आता है। अगर आपको आता है सरकार चलाना तो आपने उन लोगों को सहेज कर क्यों नहीं रखा? नहीं नहीं मैं अब उसी बात पर आ रहा हूँ कि हमने सहेज कर रखने के लिए या उनको बचाने के लिए भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता नहीं की। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारी उनसे राय अलग हो गई। बीजेपी में उनको सहूलियत मिली, वो आसानी से चले गए। बीजेपी ने एडवांस भी दिया और बाद की भी गारंटी दी, तो चुपचाप चले गए। ये आरोप लगाते हैं कि हरीश रावत जी का स्टिंग किया गया। हरीश रावत जी ने जो स्टिंग में लिखा कि भाई आप भ्रष्टाचारी हैं, तो भाई अब आप अपना भ्रष्टाचार करिए और हम आपकी तरफ से आंखें मूंद लेंगे, इसी पर तो आपत्ति की थी इन्होंने। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने किस बात पे आपत्ति कर रखी है? इनकी कौन सी सरकार गिरी जा रही है 47 विधायकों की? जो ये भ्रष्टाचार पर आंख मूंदना तो बहुत बुरा है, बहुत दूर की बात है, आंख पर काली पट्टी बांध चुके हैं। इन्हें देखना ही नहीं है। आज आज ऊर्जा विभाग से लेकर तमाम विभाग में जो एक्सटेंशन के पद हैं संविदा पर रखे गए हैं, बाहर से यूपी से लोगों को ला के रखा जा रहा है। वो किस कारण से रखा जा रहा है? इसलिए कि भ्रष्टाचार में पारंगता। इन्हें मालूम है यदि राज्य का अधिकारी, राज्य का कर्मचारी होगा तो इनके भ्रष्टाचार में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, मेरे पास तमाम उदाहरण आशीष जी मौजूद हैं। वापस जब भी आप आएंगे, समय देंगे मैं आपसे बता भी दूंगा। हमारे साथ बने रहेगा और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और बात कर रहे हैं जहां एक और कांग्रेस से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी को बधाई दी है और कहा है कि कांग्रेसियों में ही कहीं ना कहीं वो कैलिबर है कि वो सरकार चला सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ले चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। योगदान देने के लिए एम्स गोरखपुर भी उन्होंने CSR से एक अच्छी राशि दी है, जिसमें जो भी पेशेंट आएगा अटेंडेंट के लिए रहने की व्यवस्था और पार्किंग के लिए एक बेहतरीन केंद्र एम्स गोरखपुर में निर्माणाधीन है। ऐसे ही मेडिकल कॉलेजेस में कहीं मरीज के अटेंडेंट के लिए, कहीं पर CT स्कैन मशीन, कहीं MRI मशीन। वाराणसी के कैंसर इंस्टीट्यूट में उन्होंने कैंसर के उपचार के लिए, रेडिएशन के लिए जो अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध होती है भी पावर ग्रिड ने वहां पर उपलब्ध करवाई थी। बताते हुए प्रसन्नता है कि जब वह इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री जी ने खोला था तो उस समय एक लीनियर एक्सीलरेटर उनके पास था। पेशेंट की संख्या ज्यादा थी, वेटिंग बहुत ज्यादा था। मैंने एक बार टाटा इंस्टीट्यूट से इसके बारे में चर्चा की थी। उन्होंने अपनी लाचारगी व्यक्त की कि हमारे पास एक ही मशीन है। तो मैंने उस समय मुख्यमंत्री राहत कोष ने 26 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए थे। उन्होंने दूसरी मशीन ली और मुझे आज सुनकर, देख करके भी अच्छा लगा, क्योंकि लोकार्पण कार्यक्रम में मैं स्वयं वाराणसी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब तीसरी मशीन वहां पर पावर ग्रिड ने भी उपलब्ध करवा दी है। वेटिंग को न्यूनतम लाने में सफलता प्राप्त करेगी, हर व्यक्ति को व्यापक राहत उपलब्ध करवाएगी। वास्तव
बेटी सुरक्षित हो, उसका सम्मान हो और स्वावलंबन के पर अग्रसर होकर के नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके, इस दृष्टि से उस प्रकार की सुविधाएं आज की आवश्यकता। आप याद करिए, हॉस्टल बन रहे हैं हर बड़े महानगर में। हम कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी हॉस्टल का भी कर रहे हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए। किसी समाज में सुरक्षा का मानक क्या हो सकता है कि अगर महिलाएं बिना किसी भय के कार्य करने निकल रही हैं तो वह सुरक्षा के बेहतर परिणाम को प्रदर्शित करता है। 2017 के पहले यह एक चुनौती थी। मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिन्होंने बेटियों को पढ़ने के लिए यूपी के बाहर छात्रावास में या फिर कहीं उन्होंने रिश्तेदारों के यहां भेजा था। और आज मुझे अच्छा लगता है, पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी या मध्य यूपी या बुंदेलखंड, आज बेटी अपने घर से पढ़ने के लिए जाती है, शहरों में कार्य करने के लिए जाती है। और इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर वीएन वर्कफोर्स, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी हो या निजी क्षेत्र में, यह 12% से बढ़कर के अब 6% को क्रॉस कर चुका है। यानी 2007 के पहले जो कामकाजी महिलाओं की संख्या थी वह 12% से कम थी, आज वो बढ़कर के 36% पहुंच है। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो संसद की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आप ही मिल जाए। क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है। वन मंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। लेकिन उनकी सीट पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए सीट बन जाएगी। और गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने छात्रावास की सौगात दी है गोरखपुर को। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं, विपक्ष की बधाई, भाजपा को नई भाई। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल कैलाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, कैसे देख रहे हैं, एक और जहां विपक्ष की जो भूमिका है, जहां विपक्ष के कई लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, भाजपा में कई पदों पर भी हैं, ऐसे में क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा जिस तरीके से विपक्ष जो है यानी कि कांग्रेस जो है वो अपने लोगों को सहेज कर नहीं रख पाई है, या भाजपा में लोगों की कमी है? जय हिंद यशी जी। देखिए, मुझे ना श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता। और ये पंक्तियां बिल्कुल यथार्थ रूप से चरितार्थ हो रही है भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तराखंड की सरकार। देखिए, 4 वर्षों तक इन्होंने किसी भी प्रकार से कोई जो है मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया। 35 विभाग जो है मुख्यमंत्री जी के पास थे। जब तक मलाई चाटने का समय था ये मलाई चाटते रहे हैं, और जब इनको लगा कि अब चुनाव का समय आ गया है तो इन्होंने आनन फानन में बंदरवाट शुरू कर दी, रेवड़ी बांटनी शुरू कर दी। अब जहाँ तक कांग्रेस के जो पूर्व जो कांग्रेसी हैं, इनको जो है विभाग देने की बात है, वो मैं स्पष्ट आपको कहना। देखिए, मैं हमेशा कहता आया हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो है हमेशा दोहरा चरित्र रहा है। जो ये कांग्रेस से आयात किए हुए विधायक हैं, जो जब ये विपक्ष में थे
जब ये भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में रहते थे, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको पानी पी पी कर कोसते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, अवसरवादी है, परिवारवादी है, कई प्रकार की उपाधियों से इनको नवाजा जाता। और जब ये वापस भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो ये सारे सब के सब गंगा जल की तरह पवित्र और गाय की दूध की तरह जो है एकदम पवित्र हो जाते। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हें पंचगव्य पिलाकर क्या इनका शुद्धिकरण करते हैं? इनकी करनी और कथनी में जो अंतर है यशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड की जनता के साथ इन लोगों ने विश्वासघात किया है। उत्तराखंड की जनता ने इनको पूर्ण बहुमत दिया था सत्ता में लाने के लिए, लेकिन इनको सत्ता चलाने की बजाय ये जो यहाँ के कांग्रेसियों के हाथ में इन्होंने सत्ता सौंप दी। और अगर इनको मैं बोलता हूँ कि अगर आपके बस का सत्ता चलाना नहीं है तो आप कांग्रेस में मर्ज कर जाइए। कम से कम हम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो उत्तराखंड क्रांति दल एक नया विकल्प सामने आ रहा है, हम एक ही कालनेमी से तो लड़ेंगे, कांग्रेस की पार्टी से लड़ेंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से तो नहीं उलझना पड़ेगा। देखिए, मैं यशी जी मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, इनके लिए सिद्धांत नहीं है। रतन मणि जी के बाद आऊंगी मैं जपेन जी, इसके बाद आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सत्ता ये महत्वपूर्ण इनके लिए। ये कहीं से भी ये बोलते हैं जो है डबल इंजन की सरकार है, ये 2 इंजन की सरकार नहीं, मैं कहता हूँ ये दोहरे चरित्र की सरकार है। देखिए, आपने देखा होगा इनके एक मंत्री थे, मंत्री हैं जो अभी ये सुबोध उनियाल जी, इन्होंने जब खारज स्रोत में जो गंगा नदी के तट पर जो है अवैध शराब की जो है ठेका था, जब उसका विरोध हुआ तो इनके शब्द क्या थे विधानसभा में कि हमने इसलिए इसको यहाँ पर ये खारा स्रोत में जो है ये ठेका बनाया कि यहाँ के जो युवा थे दूर जाते थे और उनके रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते थे, इसलिए हमने ये कदम उठाया। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बयानबाजी विधानसभा में करते हुए। अरे आप ये बोलते कि हाँ यहाँ से पलायन हो रहा है, हमने रोजगार यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं, तो हम आप पे गर्व करते। लेकिन इस तरह की भाषा जो है विधानसभा में कहना कहीं ना कहीं इनके शर्मनाक है। ये उस बुझते हुए दिए के समान है यति जी कि जिनका अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय आने पर दिया एक बार बहुत तेज लौ के साथ जलता है, वही लक्षण इनके हैं। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ। इनके जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, जिनके ऊपर जो है आय से अधिक संपत्ति के इल्जाम है, सैन्यधाम घोटाला का इल्जाम है, कृषि घोटाला का इल्जाम है, वो किस तरह से एक ब्यूरोक्रेट से एक सीनियर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो देहरादून के हैं, किस तरह से उनके लिए पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, ये आपने देखा है। और मैं अंत में एक चीज आपको बताना चाहता हूँ यशी जी, देखिए आपको मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 2-3 महीने में आप देख लीजिएगा। आज जो है 25 तारीख है, ये याद रखिएगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि चुनाव से 6 महीने पहले ये लोग क्या करेंगे, सीएम बदला जाएगा, एक नया शक्तिशाली एक जो है शक्तिमान बना करके एक नया चेहरा यहाँ पर लाया जाएगा। फिर उत्तराखंड की जनता को भड़काया जाएगा, मूल निवास, भू कानून, जो हमारे मुद्दे हैं, और गैरसैंण राजधानी, इन सारों में उत्तराखंड की जनता को भटकाकर फिर नए चुनाव की तैयारी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास कैलाश जी। रतन मणि चौबाजी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं रतन मणि जी। आपको लगता है कि उत्तराखंड की जो राजनीति है वो कैडर बेस से शिफ्ट होकर अब पर्सनालिटी बेस्ड होती जा रही है? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। आ रही है आवाज आपको मेरी? जी। इसी जी आपने ठीक शब्दों का इस्तेमाल किया है, और मुझे ये लगता है कि ये दोनों ही जो हमारे जो शासक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वैचारिक रूप से दोनों ही दिवालिया हो गए हैं। इनकी कोई विचारधारा अब रही नहीं है, और इनमें जो लोग हैं, कुछ लोगों की जो एक और विचारधारा इन दोनों पार्टियों के बीच में एक नई विचारधारा उभर कर आई है, और वो विचारधारा है सत्ता। उनके और कोई विचारधारा नहीं है।
कल को कांग्रेस की आएगी तो इनमें से आधे लोग भाग के कांग्रेस में चले जाएंगे क्योंकि उनको सत्ता की विचारधारा पसंद है, और भाजपा की आएगी तो कुछ और कांग्रेसी उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ये यहाँ नहीं हो रहा है। और ये जो अवगुण आया है, मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस को ही इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। वैचारिक रूप से जो उसका दिवालियापन है वो साफ साफ आ रहा है कि उसने ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने भी जो अपने जमीनी कार्यकर्ता थे, जो आज भी उसमें खप रहे, कट रहे, पिट रहे, छित रहे हैं, जब ऐसे सत्ता का और टिकटों में इसका बंटवारा आता है तो वो एक कोने में उनको छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरे जो लोग दाएं बाएं से आते हैं वो चले आते हैं। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। एक मात्र लक्ष्य, अभी सैनी जी बता रहे थे 125 उनके सांसद हैं केंद्र में जो कांग्रेस के पृष्ठभूमि के हैं, उससे पहले 140 थे उनके कांग्रेस के पृष्ठभूमि के सांसद। इसका मतलब क्या है? किसकी विचारधारा है? कहाँ रहेगी कांग्रेस की विचारधारा? कहाँ रहेगी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा? वो क्यों ढो रही है इनको? या तो ये स्पष्ट रूप से कहीं आपने उनसे लिखित लिया कि आप विचार जो भारतीय जनता पार्टी की जो ये सांप्रदायिक विचारधारा है आपने उसको स्वीकार कर लिया है, आप उसमें आप स्वागत कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, हमने देखा नहीं। ऐसा कोई बयान वो जो मंत्री बने हैं उन्होंने दिया भी नहीं है कि हम कांग्रेस की इस विचारधारा से हम पसंद नहीं थे, हमने भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक विचारधारा है उसको स्वीकार कर लिया, हम इसलिए भाजपा में आ गए। ऐसे तो किसी ने कहा नहीं है, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं कह रहे हैं, ऐसे तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं कह रहे हैं। तो ये क्या है? ये सत्ता की जो स्थिति है, और इसके लिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी मजबूत धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। ये अवगुण उसके अंदर पैदा हुए, वैचारिक रूप से उसकी कमजोरी जो आई भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने का, मैं ये इसका दोष उस पर बढ़ता। और ये जो हमारे जो उत्तराखंड की लीडरशिप है, ये अगर एनडी तिवारी जी को काम करने देते तो वो सरकार ही इनको देके जाते। और ये भारतीय जनता पार्टी का होते जो नेता है उत्तराखंड में, हरीश रावत से बड़ा बीजेपी में न कांग्रेस में वही बड़ा है, लेकिन उन्होंने उस नारायण दत्त तिवारी को भी चैन से नहीं रहने दिया। और चुनाव के एंड टाइम पे फिर जब वो उनने चार पाई पकड़ ली तिवारी जी ने, तो 8-10 सीटें हटा दी और बीजेपी का उदय हो गया उत्तराखंड में, जिसको आज भी जनता उसको ढो रही है। ये अगर कांग्रेस इन गलतियों से नहीं सीखती है, नहीं समझेगी, तो आगे भी उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा अगर नुकसान हो रहा है, जो स्थितियां हैं बिगड़ गई हैं जिस प्रकार से हो रहा है। आप देखिए ना, अभी कल ही अगर इसीलिए आप देखें सोशल मीडिया में चल रहा, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ हरिद्वार में बड़े नेता हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका फेस भी अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलता है 75 साल की उम्र में। कल उनको प्रेस करनी पड़ी और ललकारना पड़ा अपने मुख्यमंत्री को, धामी जी को और ये प्रशासन को कि तुम ये आपको व्यवस्था तो कर दे, आप अर्ध कुंभ का कुंभ कैसे कर दोगे? कौन से शास्त्र से कर रहे हो? वो पूछ रहे हैं उनसे, लेकिन कोई जवाब नहीं है कि आप ये इस तरह से कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। ये हमारे ये मेला नहीं है कुंभ। ठीक है रतन मनी जी, मैं वापस आऊंगी, जरा जपेन जी से उनका जवाब ले लेते हैं। जपेन जी, हम अपने साथी प्रवक्ताओं का कांग्रेस के प्रति गुस्सा समझ सकते हैं, जायज भी है। और जिस तरह से ये ऑन स्क्रीन कांग्रेस के प्रति इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद कांग्रेस के प्रति कहीं ना कहीं, जपेन जी आप अपना वक्तव्य कंप्लीट करिए, लेकिन उससे पहले आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं का दुख समझ रहे हैं, और आपने कहा कि हमें इनका दुख समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा दुख अपने कार्यकर्ताओं का भी समझिए जो लंबे समय से आपकी पार्टी में रहे हैं, और उनकी जगह आप जो कांग्रेसी हैं उनको आप बाद में कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते हैं, उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन जो आपके यहाँ लंबे समय से उनका दुख कौन समझेगा? यशी जी ऐसा आपका मानना है, हमें तो पहले अपने इन साथी प्रवक्ताओं के दुख को साझा करना है, कर लीजिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति केवल और केवल राष्ट्र की विचारधारा से प्रेरित होकर राजनीति करता है। लोकतंत्र की परिभाषा भी यही कहती है। लोकतंत्र नहीं कहती, भाषा भी लोकतंत्र की परिभाषा ये नहीं अरे कहती। पहले सुन लिया, मैंने सुन लिया आपकी बात। मुझे आप ये बताइए ये राष्ट्र की विचारधारा क्या है, जरा बताइए एक बार मुझे बताइए। राष्ट्र की विचारधारा क्या है ये बताइए पहले। राष्ट्र की विचारधारा ये है कि अंबानी अदानी को सब कुछ लुटवा दिया जाए। राष्ट्र की विचारधारा ये है कि फिल्में बना के नैरेटिव सेट किए जाए। राष्ट्र की विचारधारा ये है कि अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक दिए जाए। ये राष्ट्रवाद की नौटंकी मत कीजिए, ये नौटंकी है। क्या है राष्ट्र की विचारधारा बताइए जरा एक बार। राष्ट्र को समर्पित है। आपको राष्ट्र की विचारधारा के बारे में क्या मालूम है ये बताइए पहले जरा। राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने नहीं है, राष्ट्र की विचारधारा बताइए पहले क्या है। जनता द्वारा सराही गई तो आज ये नहीं, ये हवाई बातें मत कीजिए। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, राष्ट्र की विचारधारा क्या है जरा बताइए एक बार। पार्टी बनी नहीं हुई है और वही तो खुद भाजपा में बाद में आए देश में राज्यों खुद भाजपा में बाद में आए, आपको कैसे मालूम राष्ट्र की विचारधारा क्या है। और आज बिना कारण की बात, बिना सिर पैर की बात करते हैं। कोई लॉजिक की बात भी कर लीजिए। आशीष जी डोंट इंटरप्ट प्लीज, रुक जाइए थोड़ा सा, उनको सुन लीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी, आप बोल लीजिएगा। बीच में ऐसे दोनों लोग बोलते रहेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया करके एक एक करके बात करिए प्लीज। जी यशी जी हम तो नहीं, ये मेरा एक सवाल है पहले। हाँ एक मिनट जपेन जी, सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। सवाल सुन लीजिए जरा। क्या है राष्ट्र की विचारधारा बताइए। किसी भी आपको संविधान की परिभाषा समझा देते हैं। संविधान की नहीं पूछा मैंने, संविधान की संविधान है। मुझे सुनिए ना यार, परिभाषा बताइए। राष्ट्र की परिभाषा बताने में इतना भटकने की जरूरत क्या है। जनता और अरे भाई आपने आशीष जी प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज 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 आशीष जी डोंट इंटरप्ट प्लीज। एक बार सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं, ऐसे पूरा समय बर्बाद हो जाएगा चर्चा का। रुक जाइए प्लीज आशीष जी, मेंटेन द डेकोरम प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ओके कंटिन्यू। जब कांग्रेस का कार्यकर्ता आज कांग्रेस को छोड़ रहा है तो इसमें कांग्रेस के लिए आशीष जी नहीं मानेंगे आप। कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर 100 लोग छोड़ रहे हैं कांग्रेस को। कोयल हमेशा कौवे के घोंसले में अंडा देती है। जपेन जी रुक जाइए, जपेन जी आप रुकिए जरा, आशीष जी को बोलने दीजिए। आशीष जी कुछ बहुत विशेष बोल रहे हैं, रुक जाइएगा जपेन जी। अब आप आशीष जी बोलिए। आप मेरा ये कहना है भी, इन्होंने कहा ना कि कांग्रेस के लोग छोड़ रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि कोयल हमेशा कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कांग्रेस के लोग कोयल है, वो होशियार है और वो सत्ता भोगना जानते हैं। आप बताइए ना आप क्या जानते हैं। मैंने अभी इससे पहले भी आपसे कहा था कि आप अपने ही लोगों को सहेजने में नाकाम साबित हुए हैं। उसके बावजूद अगर आप बीजेपी वाले उनको मान सम्मान दे रहे हैं, उसमें भी आपको दर्द हो रहा है। ठीक आशीष जी, अब आपने अपनी बात कर ली, आपने कोयल कौवा बता लिया, अब रुक जाइए। हमें कोई चिंता नहीं है उसकी। जिसकी प्राथमिकता में भ्रष्टाचार और बेईमानी छुप गई, वो भाजपा में खुश रहे, कमाए खाए और लूटते पूरे उत्तराखंड को। जो राष्ट्र को समर्पित होकर राजनीति कर राष्ट्र की परिभाषा तो बता दीजिए महाराज। पार्टी में है और राष्ट्र की परिभाषा बताइए जरा पहले क्या है। सबसे आपको बता ही नहीं गई है। आशीष जी और जपेन जी को म्यूट कर दीजिए पहले तो। हाँ अब बोलिए आप कैलाश जी। उसकी ट्रेनिंग कराई कैलाश, आशीष जी और जपेन जी को म्यूट करिए। नहीं सुनना मुझे, आप दोनों को नहीं सुनना। ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट में बैठने का, ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट में बैठने का। प्लीज जनता जवाब ही नहीं दे रही, आप हमें म्यूट करके क्या कीजिएगा। ये हमारा समय खा रहे हैं, ये हमारा समय खा रहे हैं, हम तो टोकते नहीं है। अब जपेन जी ये चर्चा मेरी है, बीच में इंटरप्ट नहीं करिए प्लीज, ये गलत तरीका है। दोनों ही पार्टियों ने विगत 25 सालों से उत्तराखंड की गरिमा को लूटा है। दोनों पार्टियों ने, इसके लिए दोनों जिम्मेदार है। 25 साल पहले हमारा उत्तराखंड आज भी उसी दहलीज पे खड़ा है जहां आज 25 साल का युवा होने के बावजूद भी उसके पास कुछ नहीं है। जल जंगल जमीन सब कुछ इन्होंने लूट दिया है। आज हमारा युवा बेरोजगार है, गांव के गांव पलायन हो गए, भूथा गांव बन गए। ये लोग जो है दुनिया को भटकाने के अलावा टी शर्ट पहन के बैठे हैं, भाजपा की सत्ता ग्रहण की है, ये उत्तराखंड के 15 साल भाजपा की सरकार रही है तो उन्होंने लूट लिया है पूरा प्रदेश। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। इन्होंने उत्तराखंड के बारे में कभी सोचा ही नहीं है।
इन्होंने ये नहीं देखा कि उत्तराखंड का युवा उसको पलायन कर रहा है, उसको रोजगार कहां से मिलेगा। पेपर लीक घोटाले में ये संलिप्त तो है, इनको जो है महिलाओं को दर्द नहीं, मुझे आज भी अंकिता जो है, प्रसाद जी ये बताइए, आज भी पेपर अंकिता लीक जो है घोटाले में तड़प रही कांग्रेस का है। क्या योगदान है जब अरे वो सरकार पहले तो भाजपा की है आशीष जी वो शिव प्रसाद जी नहीं है, पहले तो वो शिव प्रसाद जी नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाते रिटायर्ड हैं। कर्नल कैलाश जी है। आप उससे चिंता मत कीजिए। को नहीं पहचानते आप, नहीं, कांग्रेस की आप विचारधारा को नहीं जमीन पहचानते जी हैं। मैं देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा मजाक कर रहे के मूड में। एक काम करिए, आशीष जी को अलग से फोन मिलाइए और उनसे आराम से बैठकर मजाक करिए, चर्चा मत, ये मेरा मंच मत चुनिए इसके लिए प्लीज। समय की एक तो वैसे ही कमी है, ऊपर से अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हम क्या ही बताएंगे दर्शकों को। रतन मणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। रतन मणि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एक ही विचारधारा के लोग दोनों तरफ हैं, तो विपक्ष की क्या भूमिका रह जाती है? देखिए, बहुत ये गंभीर सवाल है, हल्का सवाल नहीं है विचारधारा का। मैं बीजेपी को भी जानता हूं, क्योंकि उन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, तो मित्रवत संबंध है। एक समय में होता था ये सब कि ये विचारधारा, अभी मैंने कहा ना कि ये जो सत्ता की विचारधारा आ गई है, एक तो कांग्रेस की विचारधारा है, स्वाधीनता आंदोलन की विचारधारा है, कौमी मुक्ति आंदोलन की, भाईचारे की विचारधारा है, और ऐसी ये अपना जो जिसको जपेंद्र जी कह रहे हैं राष्ट्रवाद की विचारधारा है। तो ये जो इस राष्ट्रवाद में कैसे कैसे लोग घुस रहे हैं, जिनसे आप कल तक लड़ रहे थे, वही आप कह रहे हैं कि वो बहुत राष्ट्रवादी हो गए हैं विचारधारा। पता चला कि कल वो उड़ के चले गए, आपकी सत्ता चलेगी तो वो भी चले जाएंगे। निश्चित रूप से कि एक इन दोनों पार्टियों ने ये पैदा किया है, विचारधारा से अलग एक सत्ता की विचारधारा बन गई है। कुछ लोग सत्ता की विचारधारा के चलते हैं कि उनको वो आंदोलन के जो लोगों के जो आंदोलन था स्वाधीनता आंदोलन का, जैसे वो पीढ़ी हमारे बीच से चली गई है, वो कमजोर हो गई स्वाधीनता आंदोलन की, उसका भी एक आपको उनको बताने वाला नहीं है कि कैसे आपको आजादी मिली, कैसे आपको देश की रक्षा करनी है, किस विचारधारा से आपको आगे बढ़ना है। ये मैं ये समझता हूं कि ये देश की समस्या है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की समस्या नहीं है। ये देश की समस्या है कि हम सत्ता की विचारधारा से कैसे बाहर आए, कैसे हम अपने देश की जो हमारी जो विचारधारा है, जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है, यहाँ तो अब लोग गायों पे लोग कत्ल करे जा रहे हैं, लिंचिंग हो रही है। अभी देखे, मैं शाहजहांपुर के देख रहा कि वहां किस तरह से शहीदों की मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, कहीं अंबेडकर जी को कालिस पोती जा रही है। तो ये कौन सी विचारधारा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी की, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी सरकार है तो सरकार का नाम तो आएगा, अगर कांग्रेस की होगी तो कांग्रेस को कहा जाएगा। अगर वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनकी सरकार में लोग इस तरीके से शहीदों के मूर्तियां रात को तोड़ रहे हैं, सड़कों में फेंक रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण तो है। ये कौन सी विचारधारा? ये तो बीजेपी की विचारधारा नहीं थी। ये कहां से आ गई ऐसी विचारधारा? ये सत्ता की विचारधारा है। वो सत्ता के जो नफरत की विचारधारा है, वो सत्ता की विचारधारा बना दी गई है। बीजेपी की विचारधारा भी वो नहीं है। जो पुराने लोग हैं जिनके साथ हमारा संबंध है, जो नए लोग हैं उनसे तो नहीं है, लेकिन जो पुराने हैं उनसे जो हम जानते हैं, तो वो भी इसको पसंद नहीं कर रहे हैं आज। जवाब ले लेते हैं जरा जपेन जी से। जपेन जी, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने लोगों के जबान बंद कर दी है। वो इनके लोग भी नहीं बोल पाते। सब जितने विधायक हैं अभी जिस नंबर पे लगे हुए दिल्ली भाग रहे थे बेचारे, और ये कांग्रेस वालों को ले आए। जपेन जी, तो उनकी क्या गलती है भाई? ठीक है रतन मणि जी, एक सेकंड। जपेन जी, रतन मणि जी ने बहुत ही गंभीर विषय की और इस डिबेट को मोड़ दिया है, और हम बिल्कुल रतन मणि जी की ही बातों को आगे बढ़ाते हैं। रतन मणि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजादी के बाद से, जब से कांग्रेस ने शासन संभाला, इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगों का एक दौर शुरू हुआ। इस देश में नफरत का एक दौर शुरू हुआ।
आधा देश हिंदू मुस्लिम दंगों के नाम पर पूरी तरह से जलाया जाता था, लूटा जाता था। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके, बिहार से लेके, केरला से लेके, महाराष्ट्र से लेके, देश के अनेकों राज्यों में निरंतर हिंदू मुस्लिम दंगों के नाम पे ये सब कुछ चलता रहा। तो ये बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं कि भाई जिसकी सरकार होगी उसी को कहेंगे। लेकिन विडंबना देखिए, कांग्रेस ने लगभग 60 वर्षों तक देश पर राज करा, लेकिन कभी भी कोई इन दंगों में कांग्रेस की भूमिका को और कांग्रेस के राजनीतिक लाभ को लेकर बात ही नहीं कर पाया, क्योंकि ना तो मीडिया मुखर था, एक राज्य से दूसरे राज्य तक खबरें जाने में भी महीनों लग जाते थे, उसमें भी फिर चीजें छुपा दी जाती थी। लेकिन आज मीडिया का युग है, और मीडिया के युग के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का युग है, आज मोदी जी का युग है, आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रता की राजनीति का युग है। और ऐसे इस युग में उस तरह की तमाम घटनाओं पर रोक लगना, और जो आप कह रहे हैं कि गाय को काटने के नाम पर दंगा हो जाता है, होना चाहिए था। पहले भी इस देश में गायें कटती थी, लेकिन इस देश में गायें कटती थी, लेकिन उसे रोकने वाले की 2027 के चुनावों में अगर 12 में से 7 कांग्रेस पृष्ठभूमि के मंत्री हैं और उनको पद दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कई सवाल आपके कार्यकर्ताओं के मन में भी होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपको बता दें कि धामी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिसमें 12 में से 7 कांग्रेस पृष्ठभूमि के मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2027 की नींव के लिए क्या ये सही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।